नमस्कार आप सभी का। आई होप आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। सो लेट्स बी स्टार्ट। जैसा कि हमने अब तक ये जाना कि हमारे 16 संस्कार हैं। तो हमने ये जाना कि 16 संस्कार होते क्या हैं और क्यों होते हैं। तो इन 16 संस्कार में पहले तीन संस्कार जो हम जान चुके हैं वो थे गर्भदान संस्कार, पुंसवन संस्कार एंड सीमंतनयन संस्कार। गर्भधारण संस्कार में हमने ये जाना था कि माँ को गर्भ से पहले उसे स्वस्थ होना चाहिए और मन से प्रसन्न होना चाहिए, और ये सिर्फ माँ के लिए नहीं, पिता के लिए भी होना चाहिए। और उसके जो वातावरण है वो अनुकूल माहौल में होना चाहिए। और दूसरा संस्कार जो है पुनर्स्वन संस्कार, इसमें ये होते हैं कि 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब इसमें माँ को ये सिखाया जाता है कि वो कैसे स्वस्थ रहे, क्योंकि प्रसन्न प्रसन्न भी रहे, क्योंकि अगर वो स्वस्थ और प्रसन्न नहीं रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ और प्रसन्न नहीं रहेगा। और तीसरा होता है सीमंत नयन संस्कार। इसमें ये संस्कार 7 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे किया जाता है। ये एक लाइक सेलिब्रेशन की तरह होता है, जैसे भारतीय कल्चर में गोद भराई की रस्म की जाती है। इसमें बहुत सारी माएँ आती हैं और उस माँ को ब्लेसिंग्स देती है, और ये उसे खुश रहने के लिए प्रे करती है। उसे बताती है कि कैसे कैसे खुश रहना है, ताकि वो खुश रहेगी तो बच्चा भी खुश रहेगा। और लास्ट में हमने ये सीखा था कि जो हमारी नेचुरल प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है वो 40 वीक्स होनी चाहिए। बट आज की जनरेशन क्या करती है कि आज की जनरेशन की जो माएँ हैं वो पहले ही ऑपरेशन के थ्रू बच्चे को जन्म दे देती है, जिससे क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो इमेच्योर होता है और उसकी सर्वाइवल रेट जो होती है वो कम होती है। और जब तक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब तक उसकी जो बुद्धि होती है, चेतना होती है, वो इंक्रीज होती है, दिन पर दिन बढ़ती रहती है। लेकिन अगर आप पहले ही जन्म दे दोगे तो फिर वो इमेच्योर नहीं रहेगा, वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो ये तीन संस्कार थे जो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब किए जाते हैं। फिर अब जो 12 संस्कार है वो बच्चे के जन्म के बाद किए जाते हैं, और जो लास्ट के संस्कार होते हैं वो मृत्यु के टाइम किए जाते हैं। हमारे जो 12 संस्कार है वो इस तरीके से है: जाति कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, और भी बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो हमें ये जानना है कि ये संस्कार कब, क्यों, कैसे होते हैं, किस लिए भी किए जाते हैं। तो आज हमारे साथ है नीलोत्पल, जो हमें बताएंगे कि ये संस्कार क्यों किए जाते हैं और कब होते हैं। नमस्कार। नमस्ते। हाँ, तो जैसे ही गर्भधारण के बाद जब बच्चा डिलीवर होता है, उसी के बाद ही एक क्लोज इन्वायरमेंट में, जहाँ पे कि ना मम्मी पापा रहते हैं और कुछ रिलेटिव जैसे दादा दादी नाना नानी रहते हैं, तो उनके साथ सबसे पहले किया जाता है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार में क्या किया जाता है कि शहद या घी को बच्चे को चटवाया जाता है। इससे बच्चे की जो ग्रोथ होती है, जो टेस्ट ब्लड ग्लैंड्स होते हैं जीभ में, उनका ग्रोथ, उसके साथ साथ ही उसकी बॉडी का जो ग्रोथ है वहां से शुरू होता है। और उसके बाद से उसे जो नॉर्मल स्तनपान कराने का होता है, उस स्तनपान को करा सकते हैं। इसी के इसका इतना फायदा ये भी रहता है कि जो मधु या घी रहता है, उसका ये मान्यता रहती है कि शुरुआत मीठा खा के हुई है तो बाद में भी मीठा ही बोले। तो कुछ घरों में ये भी रहता है कि कान भी हल्का सा शुद्ध शहद डालते हैं, ताकि जो सुन रहा है बच्चा वो भी अच्छा सुने। तो ये है जात कर्म संस्कार, और ये छोटे से एनवायरमेंट में सबके साथ हो जाता है। इसके बाद जो माता पिता रहते हैं वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के साथ, जैसे स्तनपान के समय गायत्री मंत्र का उच्चारण, ताकि मंत्रों के साथ ही वो जो पहला उसको दूध जा रहा है, जो पहला खाना उसके पेट में जा रहा है, उसके साथ अगर मंत्रों का उच्चारण जाए तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है बच्चे को। तो बच्चे का जो इनर कोर होता है, जो बुनियादी नींव होती है, वो वहां से पढ़ना शुरू होती है। और उसी के साथ साथ जो पिता होता है वो उसको जो नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, वो नक्षत्र, कुछ और मंत्रों का उच्चारण उस बच्चे के कानों में फुसफुसाता है, ताकि
वो जो आत्मा है जो इस शरीर में आई है उसको ये पता हो कि उसका किस नक्षत्र में उसका जन्म है और किस तरह से वो मंत्रों का क्या महत्व। और ये एक क्वेश्चन है कि ये नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र, चंद्रमा 28 दिन में एक रोटेशन, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ जो चंद्रमा घूमता है उसके 28 दिन होते हैं। तो उस 28 दिन में से 27 जो होते हैं नक्षत्र होते हैं। उन 27 नक्षत्रों में अलग अलग जगह पे चंद्रमा के होने के कारण हमारे नक्षत्र होते हैं, उन्हीं को नक्षत्र कहते हैं, चंद्रमा की पोजीशन। अच्छा, ये नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र, और जो 9 हमारे प्लैनेट्स हैं, जो 9 ग्रह हैं, हमारे नवग्रह हैं, उनकी पोजीशन डिसाइड करती है कि बच्चे पे क्या इफेक्ट होगा। ज्योतिष शास्त्र में इन 9 नवग्रहों का उस जन्म के समय पे क्या पोजीशन था, तो वो किस पोजीशन पे थे, वो कौन से नक्षत्र में था, बच्चा जन्म लिया है, उससे निर्धारित होता है कि बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बच्चा किस तरफ जाएगा। एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि बच्चे के साथ क्या क्या होने वाला है, ताकि आने वाले में समय में अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ अगर दिक्कत होने वाली हो, तो उसके पहले से ही आइडिया हो जाए कि इसको ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसका निवारण भी किया जा सकता है। तो मतलब कि ये जो नक्षत्र होते हैं और ग्रह होते हैं, जो जन्म के टाइम पे होते हैं, वो आगे पूरी लाइफ वैसे ही रहते हैं? मतलब वो तो चेंज होते होंगे ना, वो ग्रह अपने हाँ, पोजीशंस और ये सब चेंज करते होंगे। बिल्कुल। जो ये ग्रह हैं ये तो बदलेंगे, लेकिन जन्म का नक्षत्र एक ही होगा उसी टाइम पे। तो एक जो उस टाइम पे जो पोजीशन था उसका डिटेल, और जो अभी करंट है उसको टैली किया जाता है, उसका कैलकुलेशन होता है जो कि प्रेडिक्शन देता है कि क्या होने वाला है। ओके। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस और भी है कि ये जो नक्षत्र हैं और जो ये ग्रह हैं, इन्हीं के साथ का कॉम्बिनेशन ही बनाता है कि बच्चे का जो नाम का पहला अक्षर होगा वो क्या होगा। ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वहीं हो जाता है। जो हम लोग पहले के कुछ संस्कारों में बात हो रही थी ना, कि जो बच्चा होता है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आता है, तो उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हर एक का जो नाम होता है वो नाम ही बता देता है कि उस बंदे की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी क्या चीजें एट्रीब्यूट्स क्या है, सिर्फ नाम से ही आप पता कर सकते हो। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो दूसरा संस्कार होता है जिसमें इन जो कैलकुलेशंस होती हैं ये नौ ग्रहों का, और जो जो उसका नक्षत्र है उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे उसका नामकरण किया जाता है। तो जो उसके बाद का जो संस्कार है उसको कहते हैं नामकरण संस्कार, जिसमें नाम रखा जाता है बच्चे का, और उस नाम को उसके माता पिता उस बच्चे के कान में बोलते हैं। तो इतने दिनों से जो आत्मा, जो चेतना शरीर में आकार ली हुई थी, उसको एक नाम मिल जाता है, और पूरा संसार और ब्रह्मांड उसको उस नाम से बुलाना शुरू करता है उसके बाद से। तो मतलब कि नामकरण में हमें उस नक्षत्र और ग्रह से वो एक अक्षर मिलते हैं, पहला लेटर मिलता है। बिल्कुल। ओके। तो अभी तक तो हमने ये जन्म के बाद ये दो संस्कार के बारे में आपने बताया कि ये क्या क्या होते हैं और क्यों होते हैं। आगे भी तो होते होंगे ना संस्कार? तो वो मतलब एक जैसे निष्क्रमण संस्कार होते हैं, तो वो कब होते हैं और क्यों होते हैं, इसमें क्या होता है? बिल्कुल। तो जन्म के 40 डेज के बाद 40 डेज तक बच्चे को कंप्लीट इन्वायरमेंट में रखा जाता है, वो घर में रहे, ताकि वो थोड़ा बाहर के जो डस्ट है, पॉल्यूशन है, उनसे थोड़ा सा दूर रखा जाता है। तो निष्क्रमण संस्कार होता है वो फर्स्ट टाइम होता है जब बच्चे को अपने घर से बाहर निकाला जाता है। सूर्य चंद्र की जो रोशनी होती है, मॉर्निंग सन की जो रोशनी होती है, चंद्रमा की रोशनी होती है, वो रोशनी उस पर पड़े, उसके आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनसे उससे मिलाना जुलाना। उसके बाद अगर घर में कुछ पालतू जानवर होते हैं, जैसे पहले गाय होती थी, बैल होते थे, तो उनसे मिलवाना। तो ऐसे करके जो भी उसके आसपास का एनवायरमेंट है उससे उसका कांटेक्ट कराना। क्योंकि जब आत्मा उस शरीर में आ गई, वो उसको अब उसको शरीर ही सब कुछ लगता है, तो उसको
अब लगने लगता है कि इतने दिनों तक उसकी माँ का जो गर्भ है वही सब कुछ था। फिर उसके लिए एक चरण बदला जहाँ पे उसको लग रहा है कि उसके मम्मी पापा का जो गोद है बस वही है उसका संसार, उसके आगे का संसार नहीं है। तो उसको ये बताने के लिए कि ये पूरा संसार ही उसका है, उसको संसार में लाया जाता है। तो 40 डेज तक कहते हैं कि जो बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी लो होती है, तो 40 डेज तक वो अच्छे से इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाए उसके बाद उसे बाहर लाते हैं। थोड़ी जो स्किन होती है उसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाए तो उसके बाद वो बाहर लाते हैं। इसके बाद बच्चे को सबसे पहला अन्न खिलाया जाता है जिसको कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। तो अभी तक क्या होता है, ये अराउंड 6 महीने के बाद किया जाता है, 4 से 6 महीने के बाद करते हैं। अन्नप्राशन संस्कार में क्या होता है कि बच्चा जो है वो माँ का दूध ही पी रहा होता है, उसके लिए वही सब कुछ होता है। पर अन्नप्राशन में दलिया से बना खीर या नए चावल से बना खीर बनाया जाता है और बच्चे को खिलाया जाता है, और वो होता है बच्चे के लिए सबसे पहला अन्न। उसके साथ साथ उसे पंचामृत जो कि घी, मधु, दही, दूध और शक्कर से मिश्रित जो पंचामृत होता है उसे खिलाया जाता है, ताकि जो पंच तरह के जो अलग अलग फ्लेवर्स हैं उनका भी उसको फ्लेवर आ जाए। तो कुछ कुछ ट्रेडिशन में इसको थोड़ा बड़े से करते हैं, तो जितने भी प्रकार के व्यंजन होते हैं घर में वो सारे व्यंजन बनाए जाते हैं और सबका थोड़ा 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 करके खिलाया जाता है, ताकि बच्चे को हर तरह का स्वाद मिले। हर बच्चे को जैसे दुनिया के बारे में वो जागृत हुआ था, उसे पता चला था कि ये दुनिया है, ये संसार है, उसी तरह से जितने अन्य है उनसे भी उनका एक मुलाकात हो जाए। तो ये तो हुए कि निष्क्रमण संस्कार में बताया आपने कि दुनिया के बारे में जानता है, उसे दिखाई जाती है कि और भी संस्कार है। और फिर अन्नप्राशन में ये बताया गया कि बहुत तरीके के भोजन होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसे ये भी दिखाया गया। तो इसके आगे भी तो इसके बाद होता है मुंडन संस्कार, जो कि जन्म के पहले तीसरे या 5वें वर्ष में अच्छे सा टाइम देख के, पंचांग देख के उसको किया जाता है। पर ये तो फिर ये संस्कार किए ही क्यों जाते हैं? बच्चे के इतने छोटे छोटे बाल, घुंघराले बाल, क्यूट से बाल होते हैं, तो फिर ऐसा किया ही क्यों जाता है? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। जो बच्चा पैदा होता है तो वो बालों के साथ, थोड़ा थोड़ा बालों के साथ वो पैदा होता है, और संस्कार का कारण नहीं होता है कि उसको प्यूरिफाई किया जाए। जो चीज वो पहले से लेके चल रहा है उसको फिल्टर करना है, तो वो प्यूरिफाइंग प्रोसेस है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो पूरे बालों में से कुछ छोटी सी जो छोटी मात्र छोड़ के पूरे बालों को हटा दिया जाता है। साथ में मंत्रों का उच्चारण करके जो देवी देवता हैं उनसे ये कहा जाता है कि इस बच्चे की बुद्धि को और अच्छे से बढ़ाएं, उसको और तीव्रता दे, उसके और सजगता दे, उसका जो विकास हो, जो मानसिक विकास है वो बढ़े, जो उसका ब्रेन डेवलपमेंट है, उसकी समझने की क्षमता है वो बढ़े। जो ब्रेन का न्यूरॉन होता है बेसिकली, जो कि कनेक्ट करता है चीजों को हमें याद रखने में या कनेक्ट करने में, वो सब अच्छे से डेवलप हो, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। का जो डेवलपमेंट होता है वो भी इसी के साथ और फास्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो आज हमने ये जाना कि बच्चे के जन्म के बाद जो 5 संस्कार होते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो उससे ये हमें पता चला कि जो हमारी चेतना होती है जन्म के बाद, वो प्यूरिफ़ाई की जाती है उस 5 संस्कारों से। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। तो बस हमें फ़ॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बाँटने से ही ज्ञान बढ़ता है। नमस्कार। मिलते हैं हम अगले संडे को एक नए गेस्ट के साथ।